This call is now being recorded. This call is now taking notes. ओके। अच्छा, दोनों ही तुम भाई हो? खुश हो तुम? अच्छा, ओके। और दोनों सेम क्लास में हो तुम? मोहन, ये खुश कुमार वही है क्या जो मतलब आप ज्वाइन किए हो? अच्छा, ओके। ठीक है, ठीक है, फिर तो नो प्रॉब्लम। फिर ठीक है, ठीक है मोहन, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। मुझे लग रहा था एक्चुअली मेरे पास तुम्हारा वही नंबर था जो इसका खुश का है, तो मैं सोची थी क्या पता कुछ गड़बड़ हुई है। सेम नंबर कैसे हो रहा है दो स्टूडेंट्स का? ओके, ठीक है। तो तुम दोनों भाई के साथ बैठ के क्लास लेते हो या अलग अलग डिवाइस में लॉग इन कर रहे हो? मैम, लैपटॉप से एक साथ पढ़ाई हो जाती है तुम लोगों की? खैर, ठीक है बच्चों, चलो ठीक है। सो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोगों ने जीओसी स्टार्ट की हुई थी, राइट? जीओसी में हमने अभी तक क्या क्या कर लिया है? आयुपेक नोमेनक्लेचर तो अपना कंप्लीट हो गया था, राइट? उसके बाद हम लोगों ने जीओसी में स्टार्ट किया था इंडक्टिव इफेक्ट, राइट? इंडक्टिव इफेक्ट में हम लोगों ने क्या किया था? इंडक्टिव इफेक्ट में हम लोगों ने क्या क्या किया था? कौन मुझे याद दिलवाने वाला है? निखिल, क्या किया था हमने इंडक्टिव इफेक्ट में? आई होप आप सभी मेरे को सुन रहे हो, ऐसा नहीं है कि लॉग इन करके छोड़ गए हो क्लास, है ना? ये मत करिएगा प्लीज कभी। हाँ निखिल, इंडक्टिव इफेक्ट में क्या क्या करवाया था? कोई और बताए? नहीं आता तो तुम लोग ये भी बोल सकते हो कि मैम नहीं याद है, राइट? ऐसा चुप बैठने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को, ठीक है? सो इंडक्टिव इफेक्ट में हम लोगों ने ये देखा था कि पहली बात है इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, ठीक है? फिर उसके बाद हमने देखा था टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, जिसमें हम लोगों ने प्लस आई और माइनस आई के बारे में देखा था, राइट? कि कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं। तो हमने देखा था जो हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स थे वो प्लस आई इफेक्ट लगा रहे थे, राइट? और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो माइनस आई इफेक्ट लगा रहे हैं, ठीक है जी? अच्छा, और और क्या देखा था हम लोगों ने? हमने देखा था फिर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखी थी, कार्बन आयन की आवाज आ रही है ना? तुम लोग ऐसे क्यों बैठे हो? पहले तो ये बताओ, आवाज आ रही है क्या जो मैं बोल रही हूँ? यहाँ पे घुस रहा है कि हाँ मैम आपने ऐसा कुछ पढ़ाया था हम लास्ट क्लास में? ठीक यस है, मैम। हाँ ओके जी, ठीक है। हाँ, मैंने ना आज कुछ स्टूडेंट्स को ग्रुप में ऐड किया है ना? हुए हैं ना कुछ बच्चे किसी ग्रुप में ऐड? यस ठीक है, मैम। तो आप एक बार क्लास के बाद रुक जाइएगा, ठीक है जी? चलिए, ठीक है। तो हम लोगों ने फिर देखा था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। फिर हमने देखा था कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं जो बेसिकली प्लस आई इफेक्ट लगा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, राइट? और जो ऐसे ग्रुप जो कि माइनस आई इफेक्ट लगा रहे हैं लाइक योर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, वो क्या कर रहे हैं? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर रहे हैं। और मैंने आप लोगों को कहा था कि आप अच्छे से रिवाइज कर लेना कि प्लस आई वाले कौन से ग्रुप हैं। जैसे आपका अल्काइल वाला ग्रुप हो गया, वो प्लस आई लगा रहा है, ओ नेगेटिव हो गया, सी ओ नेगेटिव हो गया, ये प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं, ठीक है जी? अच्छा, उसके अलावा माइनस आई वाले भी ध्यान रखोगे, जैसे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एल्डिहाइड हो गया, है ना? कीटोन हो गया, एस्टर हो गया, NO2 हो गया, नाइट्रो साइनाइड हो गया, ये सब क्या लगाते हैं? माइनस आई इफेक्ट लगाते हैं, ठीक है? सो कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को घर से भी करने के लिए दिए थे। आई होप आप लोग वो चीज पढ़ते हो। अब क्लास में आते हो तो मतलब कुछ समझ में आता है तभी क्लास में आते हो, राइट? तो होमवर्क भी कर लिया करो, है ना? टाइम निकाल के अपना, दिन में एक ही क्लास होती है, ठीक है बच्चों? जब तुम ट्वेल्थ में आओगे तब तो तुम लोगों की
दो दो क्लासेस होंगी दिन में, राइट, दो दो क्लासेस होंगी दिन में। तो तुम्हें 3 घंटे की क्लासेस लेनी पड़ेंगी। तो हैबिट डाल लो अभी से ही। फिर चलिए ठीक है, आज मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ बेटा आप लोगों को? आज मैं पढ़ाने वाली हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक बेयर्स एंगल स्ट्रेन का। एंगल स्ट्रेन का एक कॉन्सेप्ट है जो कि बच्चों को नहीं पता रहता है 12th में जाने के बाद भी। तो ये एंगल स्ट्रेन का क्या कॉन्सेप्ट है? तो बेसिकली बेयर्स एंगल स्ट्रेन थ्योरी है। तो बेयर्स ने कुछ बातें बोली थी, वो हमें जो है यहाँ पर डिस्कस करना है। और उसके अलावा हम लोग रेजोनेंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे अपना एक क्या था, इंडक्टिव इफेक्ट था ना, अब हम किसकी तरफ आ रहे हैं? हम रेजोनेंस इफेक्ट की तरफ आ रहे हैं। तो रेजोनेंस इफेक्ट को पढ़ने के लिए हमें पहले रेजोनेंस जानना पड़ेगा कि रेजोनेंस क्या होता है, उसकी कंडीशंस क्या होती है, कैसे हमें पता चलेगा किस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रही है नहीं हो रही है। वो सब बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। और रेजोनेंस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करते हैं ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है जी। तो यही हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। रेजोनेंस एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो एक दिन में तो ये होगा नहीं, इट विल टेक 2 और 3 लेक्चर्स, राइट। बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि इसी में ही फिर रेजोनेंस इफेक्ट भी आ जाता है ना। तो ये स्टार्ट करने से पहले मेरा बेटा, हम लोग बेयर्स एंगल स्ट्रेन थ्योरी स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस मैं लाई थी जो आप लोगों को करना है। रिकॉल मैंने करवा दिया है कि हम लोगों ने क्या क्या किया था। आप जब भी क्लास में आते हो, अपने दिन के 15-20 मिनट, क्लास से पहले 20 मिनट प्लीज नोटबुक खोल के आया करो कि मैम ने क्या रिवाइज किया था। जीओसी उसी बच्चे को समझ में आएगी जो थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर रहा है। मैं तुम्हें क्वेश्चन भी बहुत कम देती हूँ। अभी तुम 12th में आओ, मैं डेली के उनको 20-25 क्वेश्चन देती ही देती हूँ डेली के। और मैं तुम्हें खुद देखो हफ्ते में देती हूँ 10-15 क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन भी तुम्हें बहुत कम दे रही हूँ। तो प्लीज वो थोड़ा थोड़ा भी करके करोगे तो तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहेगा, राइट। चलिए ठीक है, कुछ क्वेश्चन है बेटा, 1 2 3 कुछ 4-5 क्वेश्चन है जिसको हमें सोल्व करना है। तो ये क्या, क्वेश्चन नंबर 1 तुम लोगों को दिखाई दे रहा है, जेई 2024 में आया था ये क्वेश्चन। तुम खुद देखो, ये वाला क्वेश्चन 2024 में आया था। तो पिछले 3 साल से जो जीओसी पे क्वेश्चन है वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछे जा रहे हैं। तो अपने को क्या बताना है? करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन, ये अपने को बताना है। ठीक है, सो ट्राई ट्राई टू सोल्व दिस, ट्राई टू सोल्व दिस बच्चों। हाँ जी, ओके, दिव्यांश ने हैंड रेज कर लिया है। दिव्यांश आप एचपी से हो क्या? आवाज नहीं आ रही आपकी दिव्यांश, चैट में आप बता सकते हो। एंजल ने कर लिया है, और वेरी गुड भूमिका। ओके दिव्यांश एचपी से हो, ठीक है। भूमिका आप बताओ। मैम थर्ड। थर्ड ऑप्शन, वेरी गुड। क्या सभी एग्री करते हो भूमिका से? थर्ड ऑप्शन इसका क्या होगा? करेक्ट होगा। देखो यहाँ पे जो थर्ड वाला ऑप्शन है, वहां पे जो कार्बोकेटायन बना हुआ बेटा, दैट इज टर्शरी डिग्री कार्बोकेटायन। ठीक है, ये आपका क्या है? सेकेंडरी डिग्री कार्बोकेटायन। ये आपका क्या है? CH3CH2 प्राइमरी डिग्री वाला कार्बोकेटायन है।
और ये आपका मिथाइल। आपको पता है ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होते हैं, जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, कार्बोकेटाइन आपका स्टेबल होगा। क्या ये क्वेश्चन आसान था? क्या ये क्वेश्चन आसान था? बताओ भाई। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को अपने को सोल्व करना है। ठीक है जी, चलिए आगे आते हैं मेरा बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे मैंने बेटा आप लोगों को कुछ कंपाउंड्स दिए हैं, सबको दिख रहा है ना, ABCD। आप इनको करिए और ये हमें देखना है कि कौन जो है सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। बेसिकली वी हैव टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो फर्स्ट वाला तो मैंने वैसे तुम्हें बता ही दिया है, ये तो टर्शरी वाला है ना, मिथाइल है बेटा। ये ME क्या है तुम लोगों का, मिथाइल है, राइट। ठीक है, नेक्स्ट वाला हम करते हैं, सेकंड। पल्लवी आप बताओगी, पल्लवी। मैम मैं लास्ट क्लास में ली थी। अरे तो रिकॉर्डिंग नहीं देखी आपने? देखनी मैम चाहिए थी कल ना। एग्जाम। चलो कोई नहीं, देख लेना रिकॉर्डिंग, ठीक है पल्लवी। ओके मैम। हाँ जी, तो राम जी आप बताओ, क्या लग रहा है आपको? हाँ जी, दोनों भाई लोग, क्या लग रहा है? यस मैम। बताइए जी। ABC स्टेबिलिटी ऑर्डर। फ्लोरीन कौन सा इफेक्ट लगाता है? मोहित, मोहित कह रही हूँ, सॉरी, मोहन, मोहन और खुश। भूमिका आप बताओ। नहीं, भूमिका ने तो बता दिया। मंजीत आप बताओ। फ्लोरीन। पिटाई करूं क्या तुम लोगों की? पहले तो तुम लोग ये बताओ, फ्लोरीन माइनस आई नहीं लगाता क्या? और क्लोरीन भी माइनस आई लगाता है। और माइनस आई क्या करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को क्या करते हैं, कम करते हैं, ज्यादा करते हैं? बोलो, मुंह से बोलो कोई भी। ज्यादा ज्यादा। माइनस ठीक आई। करते। माइनस आई ज्यादा करता है क्या स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को? मैम कम करता है। हम हाँ, करते हैं मैम। कम करता है। पहले ही उसके पास, बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है ना, कार्बोकेटाइन जो बना हुआ है, और तुम ऊपर से कोई ऐसा ग्रुप लगा रहे हो जो और इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो फिर वो तो भाई गया बेचारा काम से। तो और फ्लोरीन और क्लोरीन में से माइनस आई किसका स्ट्रोंग है? फ्लोरीन का होता है। तो सबसे कम स्टेबिलिटी फ्लोरीन की ही होगी, फिर क्लोरीन वाले की, और सबसे ज्यादा इसकी होगी। क्यों? क्योंकि सी वाले में कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा हुआ है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट देखो, सी वाला देखो। सी वाले में क्या है, ये आपका प्राइमरी डिग्री कार्बोकेटाइन है, ध्यान से देखो, ये तो मैंने शायद लास्ट टाइम भी कराया था। ये आपका सेकेंडरी डिग्री है, और ये आपका टर्शरी वाला है। तो टर्शरी वाला कार्बोकेटाइन क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, उसके बाद डी वाले में देखो, यहाँ पे CH3 पॉजिटिव है, हाइड्रोजन के आइसोटोप दिया हुआ है। ये हाइड्रोजन है, प्रोटियम, ये ड्यूटेरियम और ये ट्रीटियम है। तो मैंने आप लोगों को बताया था किसका ज्यादा होता है प्लस साइड, ट्रीटियम का। फिर ड्यूटेरियम का और हाइड्रोजन का तो हम इंडक्टिव इफेक्ट 0 मान के चलते हैं, यस और नो? तो अगर ऐसा कुछ कंपेयर करने के लिए आ जाए, तो जो CT3+ है उसका जो स्टेबिलिटी होगा वो ज्यादा होगा। कर लोगे? जिसने भी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है एक बार प्लीज देख लेना। ठीक है, चलो आप क्वेश्चन नंबर 3, यही सेम है ये तो। अब यहाँ पे रेडिकल की स्टेबिलिटी कंपेयर करना है, तो रेडिकल की स्टेबिलिटी आपको बिल्कुल वैसे ही कंपेयर करना है जैसे आप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हो।
गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। सो यहाँ पे क्या आपका टर्शरी वाला रेडिकल है, राइट? यहाँ पे आपका सेकेंडरी वाला है और ये प्राइमरी है, तो टर्शरी वाले रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सेकेंडरी और प्राइमरी। ठीक है, नेक्स्ट आओ, सेम वहां यहाँ पे भी यही ऑर्डर होगा और यहाँ पे ये ऑर्डर होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो यहाँ तक मुझसे। है क्या? हो जाएगा यहाँ तक? यस मैम। बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये देखो, अब ये कार्बन आयन वाली स्टेबिलिटी पूछ रहे हैं। अब कार्बन आयन में मैंने आप लोगों को बताया था क्या कि मैम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, या तुम बोल दो जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप माइनस आई लगा रहे हैं उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। तो अब यहाँ पे देखो, NO2 भी माइनस आई लगाता है और फ्लोरीन भी माइनस आई लगाता है, पर स्ट्रॉन्ग माइनस आई किसका होता है बच्चों? NO2 का या फ्लोरीन का? तुम नोटबुक देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। किसका ज्यादा होता है, NO2 का या फ्लोरीन का? नोटबुक में, वेरी गुड, NO2 का। सारे बच्चे बोलो, मैं देखती हूँ कि एक दो बच्चे ही क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं, तुम्हें बाद में फिर रिग्रेट होगा, बाद में फिर तुम यूट्यूब पे देखोगे 10-10 घंटे का वन शॉट बैठ के। अभी पढ़ लो, ठीक है? तो NO2 का अगर स्ट्रोंगर माइनस आई इफेक्ट है तो वो ज्यादा कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर पाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक NO2 का माइनस आई लग रहा है, यहाँ पे 2 नाइट्रो का और यहाँ पे 3 नाइट्रो का, क्या कहते हो? ठीक है, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा कार्बन आयन? जहाँ पे 3 नाइट्रो ग्रुप है। तो आप लोगों को जो मैंने सीरीज लिखवाई थी, जो प्लस आई इफेक्ट लगा रहे हैं और जो माइनस आई इफेक्ट लगा रहे हैं, वो आपको अच्छे से करनी है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे, और भी है क्या? नहीं, ये कुछ क्वेश्चन थे जो बेसिकली आपके इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे थे। बेटा अब मेरी बात ध्यान से सुनो, पेपर में JEE में ऐसा नहीं होता है कि आपको जो क्वेश्चन मिले वो प्योरली इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे हो। गेटिंग माई पॉइंट? जो आपके पेपर में क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं वो 3-4 इफेक्ट को मिला के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, रेजोनेंस इफेक्ट हो गया जो कि हम पढ़ेंगे, और उसके अलावा हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट हो गया, एरोमेटिसिटी हो गया। इन 4-5 कॉन्सेप्ट को मिला, बैक बॉन्डिंग हो गया, इन 4-5 कॉन्सेप्ट को मिला के एक क्वेश्चन बनाया जाता है। तो अगर आप देखोगे ना, तो मैंने सिर्फ अभी तक एक ही देखो 2024 का क्वेश्चन आपको कराया है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आए ही नहीं हुए सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट से। तो इसीलिए आपको एक एक इफेक्ट को बहुत डिटेल डेप्थ में जाके समझना जरूरी है, तभी आप बाकी इफेक्ट समझ पाओगे, और बाकी इफेक्ट अगर आप समझ पाओगे तो आप JEE का क्वेश्चन कर पाओगे, राइट? तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। अब मैं आती हूँ बेयर्स एंगल स्ट्रेन थ्योरी। मैम ये क्या कहती है थ्योरी, क्या पॉइंट्स इसने कंसिडर किए थे, है ना? तो वो मुझे आप लोगों को समझाना है। तो अब ध्यान से देखना, जो अभी मैं बता रही हूँ ना वो तुम्हारे पूरे 11th में तो आएगी काम GOC में, बट 12th में ज्यादा आएगी। ठीक है, क्या है इस थ्योरी में? देखो बहुत सिंपल है, कुछ ज्यादा ऐसा रॉकेट साइंस जैसा कुछ नहीं है कि हाय मैम ये तो बहुत मुश्किल है। देखो यहाँ पे देखो, मैंने कुछ 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड रिंग बनाई है, यस और नो? ठीक है, आप लोगों को पता है जो ये 3 मेंबर्ड रिंग बनाई है इसमें जो एंगल है वो 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, इसमें 5 मेंबर्ड में 108 के आसपास होता है और इसमें होता है 120 डिग्री होता है, यस और नो? बोलो। यस मैम। ठीक है, अच्छा। अब मुझे ये कंफर्म करो, इनका एक्चुअल एंगल क्या है? यही है कि मैम इसका थीटा 60 डिग्री है, इसका 90 डिग्री है, इसका 108 है और इसका अपना 120 है। एक बात बताओ, हमें चाहिए कितना एंगल? तुम अगर ध्यान से देखोगे, ये कार्बन जो है, दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज, ध्यान से चेक करो सारे बच्चे,
दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज ना, देखना है एक बार। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4, तो कितना एंगल होना चाहिए, 109, यस और नो, यस मैम। है ना, 109 होना चाहिए। लेकिन हमें मिल कितना रहा है, 60 डिग्री, मिल कितना रहा है, 60 डिग्री। तो बेसिकली क्या हुआ है यहाँ पे, हमें एंगल चाहिए 109 डिग्री का, लेकिन अगर मैं 3 मेंबर रिंग की बात करूँ तो मुझे 60 डिग्री मिल रहा है। तो 60 से 109 बीच में बहुत गैप आ चुका है। तो जितना ज्यादा ये डिफरेंस होगा ना, उतना ज्यादा तुम्हारे उसमें रिंग में क्या होगा, स्ट्रेन होगा। और इस स्ट्रेन को हम एंगल स्ट्रेन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, एंगल स्ट्रेन बोल रहे हैं। मतलब वो वाली रिंग जो है वो स्टेबल नहीं है। तो मैं क्या बोल रही हूँ, डिजायर्ड एंगल कितना है अपना मेरा बेटा, 109 डिग्री 28 मिनट, जो हम पढ़ते हैं टेट्राहेड्रल के लिए, सबको पता है ये चीज। तो अगर मैं इसमें डिफरेंस देखूं, ध्यान से देखो, अगर इसमें डिफरेंस देखूं तो लगभग लगभग कितने का आ रहा है, 49 डिग्री का आ रहा है। देखो एक बार, है ना। सेकंड वाले में कितना आ रहा है, 19 का आ रहा है ना, 19 का लगभग लगभग। और इसमें अप्रोक्सीमेटली 1 डिग्री का आ रहा है। और इसमें कितना आ रहा है, -11 आ रहा है ना, है ना। 109 चाहिए था, 120 है, यस और नो बोलो। इसका आपको मोड वैल्यू Yes, लेना ma'am. है, मोड वैल्यू यस मैम। लेना है। तो मतलब इसको 11 डिग्री बोल सकते हो। तो एक बात बताओ, अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, सबसे ज्यादा एंगल स्ट्रेन आपको कहाँ दिख रहा है मैम, हमें दिख रहा है 3 मेंबर रिंग और 4 मेंबर रिंग में। और सबसे कम स्ट्रेन कहाँ देखने को मिल रहा है, 5 मेंबर रिंग में, यस और नो। तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरा बेटा, जब भी हम आगे, जब तुम 12th में जाओगे वहां पे लाइक अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी करोगे, तो वहां पे तुम्हें दिखेगा कि जहां पे आपकी 3 मेंबर रिंग या 4 मेंबर रिंग आपको दिख रही है ना बनते हुए, वो स्टेबल नहीं होती। हम ऑर्गेनिक में कोशिश करते हैं कि जो हमारी जब हम लाइक रिंग बनाते हैं तो हम 5 मेंबर रिंग को प्रेफर करें और 6 मेंबर रिंग को प्रेफर करें। क्यों, क्योंकि उनमें एंगल स्ट्रेन कम है, जिसकी वजह से वो ज्यादा स्टेबल होती हैं। तो बेयर्स के अकॉर्डिंग बेटा, बेयर्स के अकॉर्डिंग जो बेसिकली स्टेबिलिटी ऑफ रिंग थी ना, वो क्या थी, 5 मेंबर रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 6, फिर आपका 4 और फिर 3। यही ऑर्डर है, देखना 5 6 4 3, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बेयर जो आपकी 5 मेंबर रिंग है वो ज्यादा स्टेबल होगी, फिर उसके बाद 6, सबसे कम स्टेबल होगी 3 वाली। ये है, दिख रहा है तुम्हें इसकी थ्योरी से, ठीक है। तो ये चीजें जो है उसने ली थी। लेकिन बेटा जो ये इसने कंसिडर किए थे ना, ये बेसिकली बोन एंगल देखा था, ये 2D मॉलिक्यूल में देखा था। ये जो एंगल मैं बता रही हूँ, इतना 149 डिग्री स्ट्रेन आ रहा है, 19 डिग्री आ रहा है, 1 डिग्री, 11 डिग्री, तो बेसिकली इसने ये एज्यूम करके किया था 2D मॉलिक्यूल में, ठीक है। लेकिन मॉलिक्यूल हमेशा किस में होते हैं, 3D में होते हैं। तो उसकी लिमिटेशन भी थी कि उसने एज्यूम करके किया था 2D, बट एक्चुअल में मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, 3D में। तो उसका ड्रॉबैक क्या था, यही था, ड्रॉबैक क्या था, यही था। क्या, ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2D। तो इससे हुआ क्या, जो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे हमने जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकाला ना, वो क्या आया था, 6 वाली जो है वो ज्यादा स्टेबल आई थी रिंग, ठीक है।
और फिर आई थी आपकी 5 वाली, फिर 4 और फिर 3। ठीक है, हीट ऑफ कंबशन आपकी एक होती है, हीट ऑफ कंबशन एक्सपेरिमेंट से, ठीक है, उनकी वैल्यूज से ये पता चला है हमें। आप इतना ध्यान रखोगे आप लोगों के लिए सफिशिएंट है कि जो 6 मेंबर रिंग है वो आपकी ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू 5, और 4 वाली जो होती है 5 के बाद आएगी, और 3 वाली सबसे पीछे आएगी। इवन जो 7 मेंबर रिंग है वो इनके बीच में है। माही बेटा माइक म्यूट कर बेटा, ठीक है। ਕਿਉਂ ਦੇਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਆਲੂ ਉਲੂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਾਪੜੀ ਦੇਤੀ ਚੱਕ ਕੇ माइक म्यूट रखा करो, ठीक है। तो अगर मैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज की बेसिस पे देखूं तो मेरी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, 6 मेंबर मेरी ज्यादा स्टेबल होगी, फिर 5, फिर 7, फिर 4 और फिर 3 वाली, राइट। तो जब भी हम केमिस्ट्री में जब भी हम पढ़ेंगे जहाँ पे हमारी रिंग बनाने को हमें मिलेगा, तो हम वहां पे क्या कोशिश करते हैं कि वहां पे हम 6 और 5 मेंबर रिंग को ही क्या करते हैं, बनाना प्रेफर करते हैं। क्योंकि अगर 4 मेंबर रिंग या 3 मेंबर रिंग बन रही होती है तो उसमें एंगल स्ट्रेन की वजह से वो रिंग क्या नहीं होती है, स्टेबल नहीं होती है, ठीक है। तो ये आपका बेयर्स एंगल स्ट्रेन थ्योरी है। इसमें सिर्फ आपको क्या याद रखना है, इसमें सिर्फ आपको ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर याद रखना है। और अगर मान लो कोई आपसे पूछ ले कि ये बेसिकली कैसे बताया है, तो जो मैंने सबसे लास्ट में ऑर्डर लिखा है वो आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज के बेसिस पे आया है। और जो बेयर्स ने बोला था, बेयर्स ने आपको पता है क्या बोला था, राइट। तो एंगल स्ट्रेन के बारे में ये पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 12th में मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि यहाँ पे कि 3 मेंबर रिंग सबसे लेस स्टेबल होती है, तो आप मुझसे पूछो कि मैम क्यों होती है, ठीक है। तो ड्यू टू हाई एंगल स्ट्रेन जो होती है आपकी 3 मेंबर रिंग, 4 मेंबर रिंग क्या होती है, लेस स्टेबल होती है, ठीक है। तो ये आपका बेयर्स एंगल स्ट्रेन थ्योरी था जो आप लोगों को पता होना चाहिए, राइट। उसके बाद क्या आता है, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम। जैसे एक क्वेश्चन भी मैं करा देती हूँ, जैसे मान लो ये है तुम्हारे पास, क्या तुम मुझे बता सकते हो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन? CBA, हनूर ने बोला है CBA, क्योंकि मेरा बेटा यहाँ पे 5 मेंबर, अब ये देखो ये क्या है, ये कार्बन sp2 है ना, और sp2 को कितना एंगल चाहिए बताओ भाई, 120 ना, मिल कितना रहा बेचारे को, 60। कितना ज्यादा एंगल स्ट्रेन है, यस और नो? तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, C वाला, फिर B वाला, और लास्ट में क्या हो जाएगा, A वाला। समझ रहे हो मेरी बात? यस मैम। यस मैम। तो एंगल स्ट्रेन के बेसिस पे तुम क्या कर सकते हो, इसको आंसर मार्क कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट आता है एक छोटा सा, ब्रेड्स रूल आता है। ब्रेड्स रूल होता क्या, लिखो पहले तो। ब्रेड्स रूल ये तुम लोगों के लिए नया है, ये काम आएगा हमें आगे जब हम जेई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे ना, वहां पे हमें बहुत यूज होंगे ये वाले कॉन्सेप्ट, एंगल स्ट्रेन वाला, ब्रेड्स रूल, राइट। तो बेसिकली ब्रेड्स रूल में है क्या, लिखो पहले तो। sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिड लिख लो, हाइब्रिड कार्बन एटम इज नॉट पॉसिबल एट ब्रिजहेड पोजीशन। क्या बोला मैंने, sp2 हाइब्रिड कार्बन atom is not possible at bridgehead position। मैम अभी ये क्या है, ये तो हमारे लिए बिल्कुल ही नया है। देखो ये ब्रिजहेड पोजीशन क्या होती है, देखो
जो आपके बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं ना, देखो मैं बना के दिखाती हूँ आपको, ये देखो, ये आपका बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स है, बाईसाइक्लिक। अब इसको मैं ऐसे बना सकती हूँ क्या, देखना एक बार, ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है ना, इसको हम ऐसे दिखाते हैं, दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 5 6, और जो ये बीच में आपको दिख रहा है ना, वो इस कार्बन और इस, बेसिकली ये इस तरीके से बनाया हुआ है, देखो ये ऐसे दिख रहा है सबको, इसको पकड़ के मैंने ऐसे ऊपर की तरफ खींच दिया, देख रहे हो, ये वाली, ये वाला दिखा रहा है पोजीशन, ठीक है। अब ब्रिज हेड पोजीशन क्या होती है, ये वाली, ये वाली, ये ब्रिज हेड पोजीशन होती है। और ऐसी अगर मुझे इसमें दिखानी हो तो ये वाली और ये वाली, राइट। अब होता क्या है मैम, ऐसे क्यों कह रहे हो आप कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम जो है पॉसिबल नहीं होता है। देखो, अगर मान लो मैं यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना दूं, ध्यान से सुनना, कार्बोकेटाइन बना दूं, तो अगर मैं यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना दूं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए, sp2 प्लेनर होना चाहिए, यस और नो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। लेकिन जो ये ब्रिज हेड मोलिक्यूल जो ये मैंने बनाया है, जो ये कंपाउंड मैंने बनाया है बाईसाइक्लिक कंपाउंड, अगर तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ रहा है तो वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं होती है, क्योंकि ये प्लेन में रह ही नहीं सकता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए मुझे क्या चाहिए, मेरा मॉलिक्यूल प्लेन में चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्लेनरिटी तो आती ही नहीं है। इस मॉलिक्यूल में भी क्या होता है, आपका स्ट्रेन होता है, ठीक है, स्टेबल नहीं है ये, स्ट्रेन की वजह से ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड, मतलब जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है वो अचीव नहीं कर पाता है। तो अगर तुम्हारा ब्रिजहेड पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो समझ जाना ये यहाँ पे स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि sp2, क्योंकि जब आपका कार्बोकेटाइन बनता है तो मुझे sp2 हाइब्रिडाइजेशन वहां पे चाहिए होती है, प्लेनर होना चाहिए मॉलिक्यूल, जबकि यहाँ पे वो ऐसा नहीं हो पाता है, ये प्लेनरिटी नहीं ला पाता है, ठीक है। तो sp2 ये ब्रेड्स रूल कहता है, ये ब्रेड्स रूल कहता है, ठीक है। तो इसीलिए जो आपकी ब्रिज हेड पोजीशन होती है वहां पे आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं होती, हाँ sp3 हो जाएगी बट sp2 नहीं हो पाएगी, प्लेनरिटी यहाँ पे नहीं मिल पाएगी, और अब प्लेनरिटी नहीं मिल पाई तो भैया sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगी। तो या तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाए या फिर यहाँ पे आ जाए, क्योंकि दोनों ही ब्रिज हेड पोजीशन है, दोनों पे ही कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होगा। तो ये क्या कहता है, आपका ब्रेड्स रूल कहता है, ठीक है। तुम्हारे लिए बहुत नई चीज है, बट जब जब तुम बार बार इसको पढ़ोगे ना, इसमें ही क्या बोलते हैं जीओसी में, तो तुम्हें अपने आप धीरे धीरे याद आ जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेनर ज्योमेट्री नहीं मिल पाती है, ठीक है, लिख लिया है, मैम लिख यहाँ लो। हाँ जी, बेंट होती, बोलो बेटा बोलो। मैम यहाँ पर ज्योमेट्री बेंट होती है। नहीं नहीं नहीं, बेंट नहीं, ये स्टेबल ही नहीं होता है मॉलिक्यूल, ठीक है, ऐसे वाले सिस्टम जो होते हैं अनस्टेबल होते हैं, यहाँ पे sp2 प्लेनरिटी अचीव ही नहीं हो पाती है, ठीक है। आप कुछ भी नहीं बोलोगे इसमें हाइब्रिडेशन का, ठीक है। तो sp2 नहीं होगी, हाँ sp3 हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, हाँ प्लेनर नहीं है बट sp3 यहाँ पे पॉसिबल हो पाएगी। बट यहाँ पे बस ये ध्यान रखना आप लोग कि कार्बोकेटाइन अगर आ गया तो वो स्टेबल नहीं होगा। ये बेंट की तरह दिख रहा है इसलिए आप बेंट बोल रहे हो क्या, नहीं वैसा नहीं है, ठीक है। यस मैम। चलिए इसको एक बार लिख लो फिर हम आगे चलते हैं। चलिए
अब यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे ये मैंने कुछ 3 कंपाउंड्स बना रखे हैं, आप भी बनाओ इसको पहले फटाफट, ये आपको बनाने हैं, बनाओ। बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं आपके, बनाओ इसको। एक सेकेंड, चलिए बना लिया। देखो होता क्या है मेरा बेटा, इधर देखना, ये वाली जो पोजीशन है, जो यहाँ पे डबल बॉन्ड आया है, इधर देखो, ये sp2, ये sp2, ये हो सकता है, ये पॉसिबल है, देखो, बिकॉज दीज आर नॉट ब्रिज हेड पोजिशन, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ सकता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, ये सुन लो। यहाँ पे देखो ये क्या है, ब्रिज हेड पोजिशन है, यहाँ पे ये sp2 है ना, ध्यान से देखो, 1 2 दिख रहा है आप लोगों को, 3, दिस इज sp2 डबल बॉन्ड भी यहाँ पे नहीं आ सकता, जैसे पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता, डबल बॉन्ड भी यहाँ पे नहीं आ सकता। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉसिबल है, हाँ मैम ये तो ब्रिजेड पोजीशन भी नहीं है, तो जो पहला और थर्ड है बेटा वो आपका पॉसिबल है, और ये वाला आपका पॉसिबल नहीं है, बीच वाला। क्योंकि बेटा आप लोगों को देखो, जब आप लोग अभी रेजोनेंस पढ़ोगे ना, तो मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि रेजोनेंस तभी आपकी हो सकती है जब ऑर्बिटल्स आपके सेम प्लेन में हो, यस और नो। और जो ये वाली ऑर्बिटल है ना, देखो ना, यहाँ पे स्ट्रेन की वजह से जो ये वाली है ये परपेंडिकुलर होती है, और जब परपेंडिकुलर होगी तो ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी, गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पे प्लेनरिटी नहीं आ पाएगी, ठीक है। सो आई होप ये आप लोगों को ध्यान रहेगा कि ब्रिज हेड पोजिशन पे आपका कार्बोकेटायन या फिर डबल बॉन्ड आ जाएगा तो वो स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। कर लोगे इतना, बोलो भाई। यस मैम। यस चलिए अब आगे आइए, Yes, ma'am. और एक दो एग्जांपल ले लेती हूँ मैं। देखो आपको एग्जामिनर ना ऐसे भी दे सकता है, ऐसे, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना कि मैम ये क्या पकड़ा दिया उसने, ठीक है, इसको आप ऐसे ही समझो, यहाँ पे है कार्बोकेटायन, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल है, ये नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा मान लो ऐसा कुछ दे दे, देखना अब ये क्या है, इधर आओ, हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3 4, दिस इज sp3, यस और नो। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं पॉसिबल है ब्रिज हेड पे, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, क्यों, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 दिख रहा है ना, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, 1 2 3 4, ये पॉसिबल है, ठीक है जी। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसको लेके, समझ रहे हो मेरी बात। ब्रिजेड पोजीशन पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, दैट विल नॉट बी स्टेबल, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई होप ध्यान रहेगा, ठीक है, हो जाएगा। चलो ये क्वेश्चन करके बताओ मेरे को, आओ फटाफट, ये वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने, सभी बच्चे ड्रॉ करो। ठीक है, तो फर्स्ट वाले के केस में हमारा कौन सा ज्यादा स्टेबल है, कार्बोकेटाइन, बता पाओगे मेरे को, पहले वाला है दूसरे वाला,
हम दूसरे MB. वाला। बस इतना ही चाहिए तुम्हें, इतना ही जानना है तुम्हें वो कॉन्सेप्ट, उससे ज्यादा जानने की जरूरत ही नहीं है। अगर जानना है तो किताबें बहुत बढ़िया पढ़ सकते हो तुम, बट तुम्हारे लिए इतना ही कॉन्सेप्ट तुम्हें जानना है ब्रेड्स रूल क्या होता है। तो यहाँ पे ब्रिजहेड पोजीशन पे कार्बोकेटायन है विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं मिल पाएगी, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे ब्रिजहेड पोजीशन पे ये नहीं है, तो ये वाला जो है कंपैरेटिवली स्टेबल कार्बोकेटायन होता है। नेक्स्ट में चलो, ये देखो ब्रिज हेड पे है ना, तो मैम ये तो सबसे कम स्टेबल होगा। ये देखो ये ब्रिज हेड पे नहीं है, ये भी बाहर है, ये भी ब्रिज हेड पे नहीं है, तो यहाँ सिंपल जैसे हम कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बताते हैं, ये देखो ये तो टर्शरी है, ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है, तो बी वाला सबसे पहले आ जाएगा, क्या कहते हो, फिर डी वाला, फिर सी वाला और फिर ए वाला। क्या कहते हो? Yes, ma'am. ठीक है। और जो ये मैं तुम्हें बता रही हूँ ना कि ये स्ट्रेन होता है, प्लेनरिटी अचीव नहीं हो पाती है, ये हम बात करते हैं जो स्मॉलर बाइसाइक्लिक रिंग होती हैं। जैसे उसमें कितने थे, 7 मेंबर्ड रिंग दिख रही थी ना तुम जो लोगों को मैंने जो समझाया था इसमें। जैसे 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 बेटा नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे हमारे, जैसे ये कितने हैं, 7 हैं, 8, 9, 10, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाते हैं तो मॉलिक्यूल में फ्लेक्सिबिलिटी आती जाती है, ये तुम भी मानते हो। छोटी मेंबर रिंग है तो ऐसे घुट के रहेंगे, जैसे जैसे खुलते जाएंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी आती जाएगी। तो जब फ्लेक्सिबिलिटी आती है ना उनमें, तो वहां पे फिर कार्बोकेटायन वहां पे ब्रिजहेड पोजीशन पे स्टेबल होता है। लेकिन हमें क्या पढ़ना है, हमें ये वाला रूल पढ़ना है जो ब्रेड्स रूल हमें ये बताता है कि जो ये वाली स्मॉल बाइसाइक्लिक रिंग होती है वहां पे ब्रिजहेड पोजीशन पे कार्बोकेटायन या डबल बॉन्ड स्टेबल नहीं होता है। चलिए अब हम बात करेंगे बेटा रेजोनेंस की। रेजोनेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, रेजोनेंस, ठीक है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, एक दिन का नहीं है, इसको टाइम लगेगा अपने को करने में। देखो रेजोनेंस का क्या है, जो मेन आपकी काम की चीज है मैं उसको डिस्कस करूंगी यहाँ पे। जैसे सबने बेटा बेंजीन तो देखा ही है, सबने देखा होगा मेरे ख्याल से, है ना, बेंजीन बनते हो, मतलब बेंजीन आपने देखा होगा, अपनी बुक्स में देखा होगा, स्कूल में भी बनाया होगा टीचर ने, राइट। बाकी बेंजीन देखना है तो लैब में जाके देख लेना, बेंजीन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो एक बात बताओ, इसको मैं ऐसे भी बना सकती हूँ और इसको क्या मैं ऐसे भी बना सकती हूँ क्या, देखना क्या कहते हो। यस मैम। Yes, ठीक ma'am. है, अब यहाँ पे है क्या मेरा बेटा, ध्यान से सुनना, जो ये 2 स्ट्रक्चर मैंने बनाए हैं ना, ये आपके हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स, एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है, एक्चुअल स्ट्रक्चर ये नहीं है। इन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं, या फिर हम इनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। अगर तुम ध्यान से देखो तो मैंने क्या किया है, ये वाला पहले डबल बॉन्ड यहाँ था, अब यहाँ आ गया, यही तो किया मैंने, ये वाला यहाँ आ गया और ये वाला यहाँ चला गया, यही किया मैंने, राइट। अब एक बात बताओ, इस जो मॉलिक्यूल में कोई भी ले लो, जो ये वाला मॉलिक्यूल है, ये चलो ये वाला ले लो, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड है ना, ये आपका डबल बॉन्ड है, फिर सिग्मा, फिर डबल, फिर सिग्मा डबल। तो हमें क्या पता है कि जो सिग्मा बॉन्ड है वो स्ट्रोंगर होता है, ये तो हमें पता ही है। सिग्मा बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ भी क्या होती है, ज्यादा होती है पाई बॉन्ड से, यस और नो। यस मैम। तो हमें Yes, क्या ma'am. दिख रहा है कि जो ये सिग्मा वाला है इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी पाई वाले से, यस और नो। सेम यहाँ पे भी जो सिग्मा बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी पाई वाले से, हमें ऐसे लग रहा है। लेकिन एक्चुअल में क्या होती है बॉन्ड लेंथ, अगर मान लो मैं यहाँ पे लेट्स से, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, 1 और 2 लिख रही हूँ, तो 1 और 2 बराबर ही है, समझ रहे हो।
एक्चुअल बॉन्ड लेंथ क्या है, 102 बराबर ही है। हमें लग क्या रहा है, कि मैम 1 वाली ज्यादा होगी 2 से। तो अब ये कैसे आया मैम, तो यानी कि एक्चुअल बॉन्ड लेंथ दोनों बराबर है, ये दोनों स्ट्रक्चर तो नहीं बता पा रहे हैं ना, क्योंकि अगर हम इनको देखेंगे तो हमें दिख रहा है मैम 1 वाले की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर इसके बारे में नहीं बता पा रहे हैं कि भाई साहब एक्चुअल बॉन्ड लेंथ है कैसी, यस और नो। तो मतलब ये तो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, इससे तो आप इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पा रहे हो। तो इंफॉर्मेशन आप किससे निकालोगे, एक्चुअल स्ट्रक्चर से निकालोगे। और एक्चुअल स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, कैसे बनता है वो, इन दोनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर को देख के ही वो बनेगा, राइट। तो आपको दिख क्या रहा है मेरा बेटा, पहले दोनों स्ट्रक्चर में क्या किया था, जो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड था वो सिंगल हो गया, जो सिंगल था डबल हो गया, मतलब सिंगल डबल बॉन्ड है, यस और नो। तो उसको हम कैसे दिखाते हैं, इस तरीके से दिखाते हैं। दिख रहा है आप लोगों को, ये आपका जो मैंने बनाया है, दिस इज एक्चुअल स्ट्रक्चर, और इसी को ही हम क्या बोल रहे हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड बोल रहे हैं। यस और नो। यस मैम। ये मैंने क्या दिखाया है, ये सर्कल से क्या दिखाया है, ये मैं पाई इलेक्ट्रॉन्स को दिखा रही हूँ। इसका मतलब होता है डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ये आपके वाइवा में भी पूछा जाता है कि ये सर्कल क्या दिखा रहे हैं, ये सर्कल नहीं है, ये क्या दिखाया जा रहा है, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। जो ये आप दिख रहा है आप लोगों को कि पहले यहाँ पे पाई बॉन्ड था, फिर यहाँ पे शिफ्ट किया, फिर यहाँ पे हो गया, इसको हम क्या बोल रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन हम बोल रहे हैं, राइट। तो ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है, ये बताएगा हमें, ठीक है। दिस इज एक्चुअल स्ट्रक्चर जिसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और देखो, अब ध्यान से देखना, कैसे बनेंगे वो हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, सो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। अब यहाँ पे देखो, ए बी, अब जो पहले डबल था वो क्या हो गया, सिंगल, जो सिंगल था वो क्या हो गया, डबल हो गया है। तो ए और बी क्या है, बराबर है, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड लेंथ बराबर है वो आप कौन से कॉन्सेप्ट के हिसाब से बता पा रहे हो, किसकी हेल्प से एक्सप्लेन कर पा रहे हो, रेजोनेंस के बेसिस पे एक्सप्लेन कर पा रहे हो। इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है बेटा वो हम कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, देख रहे हो। इसका मतलब ना डबल डबल रहा, ना सिंगल सिंगल रहा, ठीक है, देख रहे हो। यस मैम। इस ऐसे हम दिखाते हैं इसको, ठीक है। डबल बॉन्ड करेक्टर यहाँ पे आ गया है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, ठीक है। ये रेजोनेंस होता कैसे है वैसे तो हम लोग सीखेंगे, ठीक है। बाकी हम लोग ये इस तरीके से दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मूवमेंट दिखाते हैं हम रेजोनेंस में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मूवमेंट दिखाते हैं हम फ्रॉम वन एटम टू अनदर। तो यहाँ पे जो सिंगल है वो डबल हो गया है, डबल जो है वो सिंगल हो गया है, यानी कि अब बॉन्ड लेंथ दोनों की बराबर हो गई है, ठीक है। तो उसको हम इस तरीके से ऐसा डॉट 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 करके इधर दिखाते हैं, ये आपका क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड है। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वहां पे हम यही सीखेंगे कि हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है कैसे ड्रॉ करने हैं, ठीक है, समझे, बोलो। यस मैम। यस चलो, यस मैम। चीजें हैं जो तुम्हें ध्यान रखनी है, अब आ जाओ फटाफट, ये तुम्हारे अब लिखने का काम आ गया है, फटाफट इसको लिखना शुरू करो। फर्स्ट पॉइंट है रेजोनेंस का, इट इज द डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। डीलोकेलाइजेशन का मतलब क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है ना, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम
one atom to another, right? So this is delocalization of pi electron, right? Second लिखो, various structures drawn in the process are called contributing structure और resonating structure और canonical structure. जो भी मैंने तुम्हें बना के दिखाए थे बेंजीन के दो, उनको हम क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोल दो, कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोल दो, या फिर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बोल सकते हो तुम। लिखो। ठीक है, डन है, चले आइए। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नन ऑफ दी स्ट्रक्चर, कौन से? कैनोनिकल स्ट्रक्चर। None of these canonical structure truly represent all the properties of that molecule or ion. मतलब जो आपके कैनोनिकल जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हो, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो आपके मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को बता सके। जैसे मैंने बता पा रहा था कि बोन लेंथ बराबर है, नहीं ना। जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा वो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा ऑफ सेवरल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। तो जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको उससे बनाने भी आ जाएगा क्या? रेजोनेंस हाइब्रिड भी, ठीक है। और जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, देखो अब बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऐसे स्ट्रक्चर भी होंगे जिनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। तो तुम स्टेबिलिटी भी बता सकते हो, स्टेबिलिटी is directly proportional to contribution of resonating structure। तो जितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन होगा इन रेजोनेंस हाइब्रिड, उतनी ज्यादा क्या होगी? स्टेबिलिटी होगी। तो अभी आगे जाके मैं कुछ ऐसे सवाल भी करवाऊंगी आपको जहां पे आपको 4-5 मॉलिक्यूल दे दिए जाएंगे और आपसे बोलेंगे भाई साहब बताओ इनमें से स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ। तो उसके लिए हम कुछ रूल्स देखेंगे, किस बेसिस पे हम बता पाएंगे कि ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। तो जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड, उसके हिसाब से आप स्टेबिलिटी भी बता सकते हो, ठीक है। और रेजोनेंस जो है काफी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, ठीक है। इसको लिख लो फटाफट, देन आगे चलते हैं। लिख लिया? जल्दी बताओ, लिख लिया? अब हम चलते हैं कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। अब आती है मेन बात, आपको कैसे पता चलेगा कि मैम यहाँ रेजोनेंस हो रही है? कैसे पता चलेगा? मैं जो बता रही हूँ वैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले है कंजुगेशन। कंजुगेशन क्या है? रेजोनेंस बिटवीन अल्टरनेट मल्टीपल बॉन्ड। जैसे ये देखो सारे बच्चे, आपको कंडीशन बता रही हूँ कि आप कहाँ कहाँ देख के बताओगे कि मैम यहाँ पे रेजोनेंस हो रही है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है? डबल बोन, सिंगल बोन, डबल बोन, डबल सिंगल डबल। तो अगर कहीं पे आपको दिख रहा है डबल सिंगल डबल, तो वहां पे क्या होगी? रेजोनेंस होगी। और इसको हम क्या बोल रहे हैं? कंजुगेशन। यस और नो? रेजोनेंस होगी यहाँ पे इस तरीके से। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। या फिर मान लो तुम्हें कुछ ऐसा मिल जाए डबल सिंगल ट्रिपल, तो यहाँ पे भी क्या होगी? कंजुगेशन होगी। यस और नो? तो कहीं पे भी तुम्हें दिख जाए डबल सिंगल डबल, वहां पे आपकी रेजोनेंस होने वाली है। और क्या है? रेजोनेंस बिटवीन अल्टरनेट मल्टीपल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। मतलब कहने का क्या मतलब है? ऐसा कुछ मिल जाएगा तुम लोगों को तो देखना। तो यहाँ पे क्या है? डबल सिंगल डबल ही है, बेशक यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया है तो वही ना, डबल सिंगल डबल। तो यहाँ पे भी क्या है? आपकी कंजुगेशन हो रही है, यहाँ पे भी कंजुगेशन हो रही है। बोलो क्या कहते हो? ये तुम्हें नेक्स्ट क्लास से, जब नेक्स्ट क्लास में होगा ना, रिवाइज करके आना है, ये तभी पल्ले पड़ेगा।
तो क्या समझ में आया? रेजोनेंस बिटवीन अल्टरनेट मल्टीपल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल ट्रिपल, इस तरीके से आपको दिखे तो वहां पे समझ जाना कंजुगेशन हो रही है, रेजोनेंस हो रही है। दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है? रेजोनेंस बिटवीन डबल बॉन्ड एंड लोन पेयर। मान लो तुम्हें ऐसा कुछ दिख रहा हो, दिख रहा है क्या है ये? मैम ये है डबल बॉन्ड सिंगल लोन पेयर, हाँ या ना? डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर, तो यहाँ पे भी रेजोनेंस होती है, इस तरीके से होती है। ठीक है, तो दूसरा कौन सा होगा कंडीशन? डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर। डन हो गया, बोलो भाई। तीसरी कंडीशन, रेजोनेंस बिटवीन डबल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज। या तो ये बोल दो या ये बोल दो, इसके पास क्या है? वैकेंट पी ऑर्बिटल है, मैंने तुम्हें बताया था। तो यहाँ पे देखो ना क्या है? डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से रेजोनेंस होती है। जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहाँ जाती है? कार्बन के वैकेंट पी ऑर्बिटल में जाती है। मुश्किल तो लग रहा? बताओ भाई, अगर लग रहा है तो भी आपको रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, रिवाइज करोगे तो अपने आप आपको आसान लगेगी चीजें। ठीक है, आगे देखो, रेजोनेंस बिटवीन डबल बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज। देखना इस तरीके से हो तो डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी क्या होती है? रेजोनेंस होती है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो मैं बनवाऊंगी वो नेक्स्ट क्लास में बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, सो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, अगर और मान लो डबल बॉन्ड है और कोई ऐसा एटम है जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इस तरीके से दिख रहा है, जैसे यहाँ पे वैकेंट पी था ना, इसके पास क्या है? वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे भी क्या होती है? रेजोनेंस होती है। तो ये चार कंडीशन तो लिख लो फटाफट से। सबसे पहले मैंने बताई मल्टीपल बॉन्ड की, कहीं पे तुम्हें दिख जाए डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल ट्रिपल, कहीं पे तुम्हें दिख जाए डबल सिंगल लोन पेयर, वहां रेजोनेंस होगी। डबल सिंगल पॉजिटिव, वहां पे रेजोनेंस होगी। डबल सिंगल नेगेटिव, वहां पे रेजोनेंस होगी। जब तुम ऐसे 3-4 बार बोल लोगे ना, और अभी मैं एग्जांपल्स कराऊंगी, तो तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, यस मैम। बस। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आते हैं हम बेटा, प्लेनरिटी। प्लेनरिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर तुम चाहते हो रेजोनेंस हो तो एटम शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। यस और नो? जैसे ध्यान से देखो सारे बच्चे, दिस कार्बन इज sp2, दिस कार्बन इज sp2, दिस कार्बन इज sp2, दिस कार्बन इज sp2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है सारे। यस और नो? तो यहाँ पे प्लेनरिटी है तो रेजोनेंस यहाँ पे हो पाएगी। जो आपके बेटा पी ऑर्बिटल है दैट शुड बी इन सेम प्लेन। अगर ऐसे हो जाएंगे तो देयर विल बी नो रेजोनेंस। ठीक है जी, बोलो। यस मैम। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। चलिए आगे आते हैं। ये देखो, ये एक एग्जाम्पल है जो कि बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है। इसका नाम होता है साइक्लोऑक्टाटेट्राइन। यहाँ पे तुम्हें सब क्या दिख रहा है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है ना, सबको दिख रहा है मैम sp2 है। मैम यहाँ पे तो कंजुगेशन होनी चाहिए, बट एक बार बताओ, यहाँ पे कोई कंजुगेशन नहीं है, कोई रेजोनेंस नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि एक्चुअल स्ट्रक्चर इसका ना इस तरीके से दिखता है। ये कुछ आपको टब शेप स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा? देखो ऐसा कुछ है क्या जगह मेरे पास? यहाँ पे बना देती हूँ, देखना ऐसा कुछ। टब शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका एक्चुअल में। ठीक है, और ये क्या होता है? नॉन प्लेनर होता है। और जब प्लेनर ही नहीं है तो रेजोनेंस हो पाएगी क्या मेरा बेटा? बताओ, यहाँ पे नहीं हो पाएगी। और ऐसा नहीं है कि मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा रही हूँ इसके बाद पढ़ाऊंगी नहीं तुम्हें ये चीजें, ये बार बार ऑर्गेनिक में आती हुई जाएंगी, बार बार ऑर्गेनिक में
आती हुई जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ऑक्टेट रूल शुड नॉट वोलेट। जो सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स कैन नॉट फॉर्म मोर देन 4 bonds। मतलब आपको ध्यान रखना है, रेजोनेंस कराते वक्त ऑक्टेट रूल का उल्लंघन नहीं करना है। अब तुम्हें यहाँ पे क्या दिखेगा मैम, डबल सिंगल पॉजिटिव, यही बोलोगे ना, डबल सिंगल पॉजिटिव, तो मैम करा दे रेजोनेंस। देखना अगर तुम रेजोनेंस करा दोगे तो कार्बन के कितने, सॉरी नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड बन गए, 5 बॉन्ड पॉसिबल है क्या, नहीं है। 5 बॉन्ड पॉसिबल है नाइट्रोजन के, बताओ भाई, नहीं है। पता है या नहीं पता है? अरे नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बनाता है ना, 1s2 2s2 2p3 होता है ना, तो 3 और चाहिए, मैक्सिमम वो 4 बना सकते हैं। 4 जब बनाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा उसके ऊपर, 5 तो भाई साहब बनेगा ही नहीं। तो ऐसा ऐसे आंखें बंद करके मत बोल, अरे मैम ने तो बोला था डबल सिंगल पॉजिटिव, चलो भाई कराओ रेजोनेंस। ऑक्टेट रूल का उल्लंघन नहीं करना है, ठीक है। जैसे ये देखो एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल, ये हो जाएगा क्या, कितने बॉन्ड बना दिए तुमने ऑक्सीजन के, 1 2 3 4 बना पाएगा क्या, 4 बना पाएगा, नहीं। कितने बनाते हैं ऑक्सीजन, 1s2 2s2 2p4, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं उसको, 2 बॉन्ड बनाता है, 3 भी बनाएगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोनों के केस में कोई रेजोनेंस नहीं होगी। हम हमेशा ना पता है ऐसे सोचते हैं मैम डबल सिंगल पॉजिटिव, चलो 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 रेजोनेंस कराओ, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये चीज, मेरा बेटा फंसा देगा एग्जामिनर, ठीक है। चलिए लिखो इसको, चलो ये क्वेश्चन देखना एक बार। आपको क्या बोला है, इनमें से कौन सा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है कार्बोकेटाइन, आपको सिर्फ ये चेक करना है किस केस में रेजोनेंस पॉसिबल है, आपको बस ये देखना है। देखिए हम, ये सब पॉजिटिव चार्ज है मेरा बेटा, है ना, ये सब पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे देखो डबल सिंगल पॉजिटिव, हो जाएगी रेजोनेंस, हाँ मैम। डबल सिंगल पॉजिटिव हो जाएगी क्या रेजोनेंस, बोलो हाँ कि ना। डबल सिंगल सिंगल यहाँ पे नहीं हो पाएगी, है ना, नहीं हो पाएगी ना, बोलो क्या कहते हो। देखो डबल सिंगल सिंगल डबल यहाँ पे भी नहीं हो पाएगी, तो यानी कि किसमें हो रही है रेजोनेंस, ए और ये पता तुम्हारा PYQ है। ये वाला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा कंपाउंड रेजोनेंस नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे देखो डबल सिंगल पॉजिटिव, मैम ये तो दिखा देगा। यहाँ पे देखो डबल सिंगल पॉजिटिव, मैम ये भी दिखा देगा, क्या कहते हो, दिखा देगा ना। बाकी कल मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सिखाऊंगी। यहाँ पे देखो डबल सिंगल पॉजिटिव दिखा देगा, ये वाला दिखाएगा क्या, नहीं मैम, क्योंकि अगर आप रेजोनेंस मैम दिखाओगे डबल सिंगल पॉजिटिव तो नाइट्रोजन तो क्या करेगा, वॉलेट रूल को, और वॉलेट रूल कह रही हूँ, रूल को वॉलेट करेगा, ठीक है, ऑक्टेट रूल को, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये वाला आप घर से करके आना 2 क्वेश्चन। बाकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं आपको बनाने भी आने चाहिए, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, ठीक है। तो आज मैंने क्या बताया, क्या क्या पढ़ना है, एक तो तुम्हें एंगल स्ट्रेन थ्योरी पढ़नी है, जो पहले करा दिया वो पढ़ना है। उसके अलावा ब्रेग्स रूल क्या होता है ये मालूम होना चाहिए। उसके अलावा रेजोनेंस में जो जो चीजें मैंने बताई है, कंडीशंस पढ़ के आनी है, ठीक है, कंडीशंस पढ़ के आनी है। और एक बार वो स्टूडेंट्स रुक जाओ जिनको